ओके। हेलो। नमस्कार साथियों। आज हम एक बात और कर रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं स्कूल के अंदर आपके, उनके साथ कैसे उनका इन्वॉल्वमेंट करनी है, कैसे उनका क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, तो ये थोड़ा सा हम बात करेंगे। सबसे पहले बात हम बात करेंगे कि हु इज़ द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन है? तो स्टेक होल्डर इज़ ए पर्सन हु इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंड सक्सेस ऑफ द स्कूल। यानी स्कूल की जो सफलता है और उसका जो वेलफेयर है, उससे कंसर्न जो भी एक्टिविटी में कोई भी पर्सन या कोई भी एजेंसी जब उसमें इन्वॉल्व होती है, वो डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी, तो वो सभी लोग, वो सभी एजेंसीज वो आपकी स्टेक होल्डर कहलाएंगी। तो आपको इनके साथ बहुत सोच समझ करके, बड़े सामंजस्य बना करके इसको बना के चलना है, ताकि आपका स्कूल बहुत फ्लोरिश करे। तो अब स्टेक होल्डर्स में बेसिकली दो टाइप के स्टेक होल्डर्स हैं। नंबर वन, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, यानी जो आंतरिक हैं। आंतरिक किन्हें कहेंगे हम? दोज आर इन्वॉल्व डायरेक्टली विद इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल। यानी स्कूल की जो डे टू डे दिनचर्या में, प्रत्येक दिन की दिनचर्या में जो लोग शामिल हैं डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से, उन सभी को हम इंटरनल स्टेक होल्डर्स में कहते हैं, यानी आंतरिक हितधारक कहलाते हैं वो। तो उन्हें हम कैटेगराइज अगर करने चाहें, देखें तो उनको नेम करें, तो सबसे पहला जो है वो स्टूडेंट हैं। क्योंकि स्कूल किसके लिए है? स्कूल खुला ही स्टूडेंट के लिए है भाई। स्कूल अगर स्टूडेंट नहीं है तो स्कूल तो हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली पहला जो स्टेक होल्डर है आपका, वो स्टूडेंट है। देन टीचर्स हैं। देन आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जोनल का हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, डिस्ट्रिक्ट का हो गया, ये इसके अंदर आ जाएंगे। और इसके बाद जो आपका जो एसएमसी का जो जनरली होते हैं, ये आप इंटरनल में ला सकते हैं। तो दूसरा है बाह्य यानी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इसमें कौन होंगे? जो डेली ना इन्वॉल्व हो रहे हों और लेकिन आपके स्कूल की वेलफेयर के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनका योगदान रहता ही है। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग आपके आ जाते हैं। सबसे पहले आप अगर देखें तो आपका जो आपके एसएमसी मेंबर्स हैं, देखिए वो डेली भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज़ आपके साथ शामिल होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अब आप मीटिंग में बुलाते हैं उस दिन आते हैं, या जब कभी आपने उनको कॉल किया तो तुरंत आ जाते हैं, लेकिन वो डेली नहीं आ रहे। पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आपके डेली नहीं आपके पास आएंगे। तो पेरेंट हो गए, एसएमसी मेंबर्स हो गए। एससीईआरटी का डिफरेंट तरीके से आपके पास कोऑर्डिनेशन होता है। आपका पीडब्ल्यूडी भी है। देखिए पीडब्ल्यूडी क्या है कि आपकी बिल्डिंग का जो रख रखाव है वो सारा वो मेंटेन करते हैं। तो वो हो गया, वो एजेंसी है, वो आपकी हाथ में है। इसी तरह से आपके जो प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट होंगे आपके आसपास, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी स्टेक होल्डर। जो कम्युनिटी के अंदर आपके हैं, आपके सोशल वर्कर बहुत सारे हैं, वो आपके स्टेक होल्डर होते हैं। आपके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमएलए हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, एनजीओज हैं आपके जो है ये कहते हैं, जो आस पड़ोस के जो, जैसे आपका मीटिंग चलती हैं सीएलडीपी की, तो आपके जो पड़ोस के प्रिंसिपल हैं या कोई और क्लस्टर के या जोन के, वो भी आपके स्कूल की वेलफेयर में कहीं ना कहीं उनका योगदान होता है। तो ये सारे लोग जो हैं आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। इसके बाद सबसे पहले बात हम करना चाहते हैं कि स्टूडेंट एज ए स्टेक होल्डर, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनको कैसे आप इन्वॉल्व करें, कैसे केयर करें। तो ये सबसे पहला फैक्टर है। तो स्टूडेंट एज ए स्टेक होल्डर, तो सबसे पहला काम आपका ये है, बीइंग ए हेड ऑफ स्कूल, क्योंकि आपका एक छोटा सा एक्शन आपके स्कूल के लिए बहुत सारे बातें उसमें आ सकती हैं। आपके लिए वो लॉरेल भी ला सकता है, आपके लिए वो मुसीबत भी पैदा कर सकता है। दोनों ही चीज़ें हैं। जहाँ एक तरफ आपका जो है आपकी बढ़ाई होगी, वहाँ दूसरे एक्शन से कहीं से भी आपके लिए एक बुराई भी आ सकती है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपको काम करना है। तो ये कैसे करेंगे? इन स्टेक होल्डर्स को अगर आपने सही तरीके से इन्वॉल्व कर दिया, इनको सही तरह से मैनेज कर दिया, तो समझ लीजिए आपका स्कूल की सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। तो इसमें सबसे पहला है स्टूडेंट, जो प्राइमरी स्टेक होल्डर है, सबसे मूल है ये।
तो इनको कैसे करना है? तो पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें बच्चों की नीड क्या है, उनकी नीड क्या है और उनके जो इंटरेस्ट हैं वो क्या हैं। अगर आपने उनकी नीड और इंटरेस्ट पकड़ ली तो और उनको फिर आप क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, तो नेचुरली तो सबसे पहला काम वही है कि आइडेंटिफाई द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। दूसरा जो आप करेंगे वो आपके पास जो होगा दूसरा कि उनका जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में आप क्या करेंगे, कम्युनिकेशन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार होता क्या है कि प्रिंसिपल साहब अपने रूम में ही रह जाते हैं और बच्चा कोई आना भी चाहे तो वो सर के पास चले गए, क्लास टीचर के पास चले गए, सब्जेक्ट टीचर, उनका जो विजन है, उनकी जो थॉट है, उनका जो परसेप्शन है वो आपके जैसे नहीं हो सकता। वो किसी चीज़ को कितनी गंभीरता से ले पाएंगे, उनके समझ में आ पाएगा नहीं आ पाएगा, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। तो इसलिए बच्चों के साथ आप पर्सनल कम्युनिकेशन जरूर मेंटेन करके रखें, क्योंकि पर्सनल कम्युनिकेशन यानी बात करने से बात बनती है ना, कहते हैं भाई। तो ये बड़ी अच्छी ऐड भी आती है और बड़ी समझदारी वाली बात है कि बात करने से बात बनती है। तो आप बच्चों से लगातार कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत आपकी समस्याएं जो हैं वो आपको पता भी लगेंगी और वो सुलझ भी जाएंगी। तीसरी बात है कि लिसन देम पेशेंटली, यानी बात तो आप कर रहे हैं लेकिन उनकी बातों को अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, धैर्यपूर्वक नहीं सुनेंगे, तो वो अगली बार से आपके पास बात करने से हिचकिचाएंगे कि यार सुनते तो हैं नहीं, तो क्यों जाना है बात करने की, कोई फायदा नहीं। तो वो बहुत सारे जो अच्छी चीज़ें आने वाली थी बच्चों की तरफ से वो आपके पास नहीं आ पाएंगे, उनसे आप जो है वंचित रह जाएंगे। तो ये जो है कम्युनिकेट करना, उसको पेशेंसली सुनना। उसके बाद आप जो भी स्कूल में कुछ बढ़ोतरी चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, तो बच्चों से बात करिए ना। बच्चों के अंदर इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ होते हैं, हम उनको बहुत हल्का आंकते हैं एक्चुअली, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अंतरिक्ष में जब शुरुआत में बहुत पहले अंतरिक्ष में जाना था तो लोगों ने कहा यार हवाई जहाज़ में तो जाने से पेन के फाउंटेन पेन की इंक को निकालना पड़ता है, तो अंतरिक्ष में जाने से तो और प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो जो साइंटिस्ट थे बहुत सोचने लगे यार कौन सा पेन ले जाएं, कैसे ले जाएं, क्या ले जाएं। वहीं पर एक बच्चा उनका छोटा 4th-5वीं क्लास में रहा होगा, वो सुन रहा हूँ बातचीत को, तो उसने बच्चे ने तुरंत से कहा पापा क्या पेंसिल नहीं ले जा सकते। तो बताइए क्या जो समस्या उन साइंटिस्टों के लिए बनी हुई थी वो एक छोटे बच्चे ने बड़े मासूमियत के साथ, बड़ी सरलता के साथ वो सॉल्यूशन उनको दे दिया, बहुत ग्रेट सॉल्यूशन। तो मेरा कहने का मतलब है कि यू नेवर नो व्हाट आइडिया कम्स फ्रॉम द चिल्ड्रन। सो इसलिए बात करें, उनके आइडियाज़ को वेलकम करें, उनको एनकरेज करें। आपको लगता है यार ये इसका आइडिया जो दिया इसने बड़ा नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, कोई खास फायदा नहीं है, बट उसको एनकरेज करिए ताकि अगली बार हो सकता है अगला वाला बहुत अच्छा हो ना, क्या पता लगता है। तो आप डिस्करेज बिल्कुल नहीं करेंगे, उसके वेलकम करेंगे और उसको प्रॉपर वो देंगे। कभी कभी जो बच्चों के कुछ इश्यूज होते हैं वो आपके पास बात करेगा, कुछ इश्यूज होंगे क्लास में, कई चीज़ें उनको कई बार समझ नहीं आ रही मान लो जी, पर वो टीचर की शिकायत नहीं है, उसको इस तरह से मत देखिए। उसमें ये देखिए कि हो सकता है कई बार क्या होता है कि जो वेवलेंथ है वो मैच नहीं करती। टीचर बहुत अच्छे हैं बट वेवलेंथ क्या होता है, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं वो, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर वो बच्चे के लेवल पे जाके नहीं बात करेंगे तो वो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी जो है मैच नहीं करेगी। और जब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी तो क्या होगा, दोनों ही तरफ से परेशानी हो रही। टीचर भी सोच रहे हैं यार बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं यार गुरुजी की बात हमारी समझ नहीं आ रही। तो प्रॉब्लम कहाँ थी, फ्रीक्वेंसी का लेवल का डिफरेंस था। तो फ्रीक्वेंसी मैच करानी है, तो ये काम आप करा सकते हो। तो वो कब कराओगे, जब आपके पास में नोटिस में आएगा कि यार ऐसे समस्या। ये कब नोटिस में आएगा, जब बच्चों की बात आप धैर्यपूर्वक सुनते होंगे, उनको एनकरेज करते होंगे। शिकायतें एनकरेज करने की बात नहीं कर रहा मैं, शिकायतें मैं इश्यूज की बात कर रहा हूँ। कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत है, उसकी एनकरेज करने की बात करता हूँ। दोनों में डिफरेंस है। तो उसके बाद आप सर से बात कर सकते हैं और उस इशू को रिजॉल्व करके फिर दोनों ही क्या है, विन विन में है, दोनों का ही विन विन हो गया, क्योंकि उनका भी, वो भी जीत गए, ये भी जीत गए। क्यों कि दोनों का जो जिस पर्पज के लिए बच्चा स्कूल में आ रहा है, जिस पर्पज के लिए टीचर स्कूल में आ रहे हैं, दोनों ही पर्पज क्या हो गए, सॉल्व हो गए और दोनों का ही सक्सेस हो गई। तो टीचर का भी रिजल्ट बढ़ रहा है और बच्चों का भी जो है परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। तो इस तरह से जो है अगर आप करें उसको तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसी तरह से आप बच्चों में
जो हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करने के लिए कहते हैं, भाई एनर्जी कंजर्वेशन कराओ, पर्यावरण कंजर्वेशन कराओ, तो यानी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, बच्चों से बातचीत के दौरान उनसे आप कर सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द स्कूल जो है वो उसको अडॉप्ट करा लीजिए, एक जो है गार्डन है उसको अडॉप्ट करा दीजिए, कुछ गमले अगर आपने लगाए उन गमलों को अडॉप्ट करा दीजिए, कुछ आपने जो होता है फ्लोर जो है वो अडॉप्ट करा दीजिए। अडॉप्शन आप किसी भी चीज़ के लिए कर, मान लीजिए आपने क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, तो आपके अगर 4 मंजिलें हैं तो 4 मंजिल में 4 कॉर्नर हैं, तो वहाँ पर क्लास वाइज जो है ना लोगों को जो है उसको अडॉप्ट करा दीजिए। अडॉप्ट करने से देखिए क्या होगा कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो शाम को आपको बता देगा कि आज कितनी सफाई वहाँ पर थी, कितनी नहीं थी, तो फिर उसको आप दोबारा आप वही शिकायत के फॉर्म में मत दीजिए कि जो सैनिटेशन स्टाफ है उसकी शिकायत कर रहे हैं। नो, शिकायत नहीं कर रहे भाई, कई बार क्या होता है रह जाती है प्रॉब्लम, तो इस तरह से आप उन बच्चों, यार वो बच्चों ने खुद ही साफ कर दिया वहाँ पे, साफ इन द सेंस कि भाई अगर जो कागज अगर पड़े तो मुझे अगर उस उठाने में क्या परेशानी है, उठा सकते हैं। इसी तरह से अगर वो गमलों में जो है पानी अगर देखा आज सूख गया, माली नहीं डाल पाए, उनसे उनकी नज़र से वो छूट गया, नज़र में नहीं आया, तो मेरी नज़र में तो आ गया, तो मैंने अपनी बोतल जो घर में जाते समय पानी पीने की वजह बची हुई थी उसको बजाय बाहर गिराने के उसको गमले में डाल दिया, तो क्या छोटा सा काम था। लेकिन कब होगा ये तभी होगा जब आपको बच्चों के अंदर ऐसी भावनाएं, ऐसे एडॉप्शन कि ये मेरा है, यानी ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपने उनके अंदर डाल दिया। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या है, क्लासरूम से जब बाहर बच्चा निकल रहा है और क्लास में अगर मैं लैब में जा रही है क्लास तीसरे पीरियड में, तो उस क्लास में सारे बच्चे अब कोई है नहीं, तो आप फैन को जाते समय बच्चा जो है ना, जो लास्ट बच्चा है वो उसको ऑफ कर दे। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने लाया तो कब होगा ये तभी होगा जब आपने ओनरशिप जो है डेवलप की होगी बच्चों के अंदर, और इस तरह की चीज़ें आपने बच्चों के अंदर करेक्टर टाइप में डाल दिया होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन पे ऐसे तो बहुत लिख देते हैं, नंबर 10 में से 10 भी मिल जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में वो 10 बाय 10 नंबर वाला 0 में चला जाता है। क्यों? कि वो गमला उसके बगल में से निकल रहा है और गमले में पानी की वजह से सूख रहा है वो गमला, लेकिन क्या एनर्जी पर्यावरण संरक्षण किया, ये कुछ नहीं किया, वो 10 नंबर बेकार हैं वो। तो इसलिए जो एक्शंस हैं उनको डेवलप कराइए बच्चों के अंदर, जब रियलाइजेशन कराइए कि भाई कैसे उसको हम कर सकते हैं। इसी तरह से जो है पार्टिसिपेशन इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स, डिफरेंट टाइप्स के अवेयरनेस हैं, जैसे प्लास्टिक को अवॉइड करना है, दिवाली के दौरान जो है वो आपका आता है भाई क्रैकर्स, एंटी क्रैकर्स है ना, फायर क्रैकर में कैंपेन आप चला रहे हैं, कहीं पर आप जो है क्लीनिनेस का ड्राइव चला रहे हैं, तो इस तरह से वन महोत्सव मना रहे हैं। तो इस तरह के जो अवेयरनेस प्रोग्राम हैं बच्चों को बढ़ चढ़ करके भाग का लेने के लिए उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, टीचर्स को भी उसमें इंगेज करें। ये मैं टीचर्स के दौरान भी बात करूंगा, बट बच्चों के अंदर एक ऐसी चीज़ें डेवलप कराएगी जिसकी वजह से वो वैल्यूज़ उसके अंदर डेवलप हों, वो लोगों को ही अपने में नहीं बल्कि आस पड़ोस में, स्कूल के साथ जब बाहर जाते हैं तो बच्चे फिर उसको क्या करते हैं अपने पड़ोस में, अपने जहाँ भी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ भी करें। तो इस तरह से जब वो सारे काम इस तरह से करने लगेगा वो बच्चा, तो क्या होगा, जो स्कूल का एजुकेशन का पर्पज है कि एक गुड सिटीजन तैयार करना, तो नेचुरली आप एक गुड सिटीजन जो है उसमें तैयार कर रहे होंगे और उसमें एक गुड सिटीजन डेवलप हो रहा है। इसी तरह मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपके स्कूल में हम शेड्यूल करते हैं उनके अंदर। अब आप क्या होता है, ज़्यादातर हमने ये देखा गया है कि उसको कंपटीशन में आगे जाके भाई मेरे स्कूल के लिए प्राइज़ आएगा, तो प्राइज़ आने के लिए क्या आपने वो बिल्कुल आइडेंटिफाइड जो है सेलेक्टेड 5-7 बच्चे होते हैं, उन्हीं को आप जो है ना लगाते रहते हो वहाँ पे। तो इससे क्या हुआ, वो ठीक है उस बच्चे का तो लेवल अच्छा हो रहा है, लेकिन आपके स्कूल का जो स्वास्थ्य है वो तो ठीक नहीं हो रहा मुझे लगता है। क्यों? कि हमारा क्या है, हम 4 बच्चे 5 बच्चे 10 बच्चे से नहीं चलना है हमारे पास जो 2500-3000 बच्चा है वो सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे उन सब का ही क्या करना है, एनहांस करना है, हर स्किल्स को उनके अंदर डेवलप करनी है। तो इसलिए स्पोर्ट्स के अंदर जो आप स्कूल लेवल पे जब भी आप बात करते हैं तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कराइए। अगर आप 6 गेम्स स्कूल के अंदर रखते हैं तो उनमें उनको इस तरह से डिवाइड कर दीजिए कि सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं। इस तरह से कोई भी जो एक्टिविटीज़ करते हैं तो मैक्सिमम बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं, और आप इंटरेक्ट करें। जो बच्चा बहुत इन्वॉल्व नहीं होता, साई नेचर का है, इंट्रोवर्ट है, तो उसके अंदर भी उनको विशेषकर आइडेंटिफाई करिए और उनको प्रोत्साहित करिए। उनको अगर आप बड़े प्लेटफॉर्म में नहीं आना चाहता, वो बच्चा घबराता है, तो उसको क्लासरूम में नहीं तो 2 बच्चों के साथ 4 बच्चों के साथ बीच में उसको बात करना सिखाइए।
और धीरे धीरे वो क्या होगा, एक दिन लगेगा कि वो अमिताभ बच्चन के जैसे एक जो है महानायक जो है हिंदुस्तान का निकला है ना, और वर्ल्ड लेवल पे ला सकता है। तो ये ऐसा कभी नहीं, आपका एक छोटा सा कदम पता नहीं कब उसका कोई टर्निंग पॉइंट बन जाए और वो फिर आपको ही याद करे कि देखिए उन्होंने मुझे, मैं तो बिल्कुल 4 लोगों के सामने बातचीत नहीं कर सकता था, तो मुझे डायलॉग बोलने की तो बातें छोड़ दीजिए। तो वो क्या पता कब कौन सा काम आपका और कौन सा स्टेप आपका जो है उसके जीवन में बदलाव ले आए। तो इस बात को ध्यान करके उसको जरूर उसको करिएगा। टीचर्स को भी एनकरेज करना है बच्चों के साथ। जैसे अब आप अगर जैसे माने वॉलीबॉल बच्चे खेल रहे हैं और आप राउंड में निकल रहे हैं साथ में, अरे सर घुस जाइए ना कोर्ट में, और जैसे बॉल आई एक सर्विस आप दे दीजिए, बेटा लाओ जरा मैं देता हूं सर्विस। तो आपके एक सर्विस देने से मात्र से बच्चों के अंदर देखिएगा क्या उत्साह आता है और उसमें अंदर क्या जील होता है, वो देखिए क्या। तो ये आपका एक छोटा सा एक्शन, आप प्रेयर में बोलते हैं बच्चों वॉलीबॉल खेलना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आज आपने जो सर्विस दी है ना, वो सर्विस देने से बच्चों में चला गया मैसेज कि यार वॉलीबॉल खेलना चाहिए, देखो सर भी खेलते हैं। तो ये एक्शन ऑफ द टीचर स्पीक मोर लाउडली देन हिज और हर वर्ड्स। इसलिए हमारे जो वर्ड्स हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं होते जितना कि हमारे छोटे से एक्शन जो है इफेक्टिव हो जाते हैं। तो ये जरूर करें, और टीचर्स को भी कहें कि जब भी कोई ऑर्गेनाइज कराएं तो खुद भी पार्टिसिपेट करें उसके अंदर, बच्चों के साथ खेलें, उसको एंजॉय करें, दोनों का ही फायदा है। स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट जैसे आपका एनुअल डे है, उनको ऑर्गेनाइज करने का, बच्चों में ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी डेवलप करने के लिए उनको डिफरेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए जिम्मेदारी दीजिए। कोई क्विज कर रहे हैं आप प्रेयर में, उसको टीचर्स का साथ में क्या है, टीचर्स तो रहेंगे, लेकिन उस समय टीचर को ऑर्गेनाइजिंग के लिए पूरा मत करिए, उसमें बोलिए बच्चों को डेब्यूट करिए और बच्चों को ऑर्गेनाइज करने दीजिए। हाँ, ऑब्जर्व करते जाइए, कहीं उसको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं फट से वहां सपोर्ट करिए, थोड़ा सा हाथ लगाइए और ताकि वो ठीक हो जाए। तो इस तरह से बच्चों के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज, उनकी स्किल्स डेवलप होती हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और एनुअल डे में एंकरिंग जो है बच्चों से कराइए, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, उसमें 4 बच्चों को सेट कर दीजिए, भाई बच्चों को आएंगे कैसे, उनको कैसे लाइन से लाना है, कैसे ऊपर चढ़ेंगे, कैसे जाएगा, कौन जो है प्राइजेस देगा। तो कई बार हम लोग सक्सेसफुल होने की वजह से या अनसक्सेसफुल होने की वजह से या फेलियर ना हो जाए या वहाँ पर ज़्यादा यार दिक्कत ना हो जाए कि प्राइज में मिस्टेक ना हो जाए, अरे भैया हमने भी तो कभी सीखा होगा ना पहले। तो कहने का मतलब है कि उन बच्चों को साथ लगे, कहीं गलती होने का चांस आपको तो टीचर साथ रखाइए ना, यही तो हम कह रहे हैं। तो उस तरह से क्या वो बहुत सारी स्किल्स आपके बच्चों के अंदर हो गई। और फिर देखिए ये जो बच्चे खुद ही अपने आप से बताएंगे कि देखिए हमारे स्कूल में तो हमें ऐसे इन्वॉल्व किया जाता है, हम इतनी चीज़ें होते हैं। तो वही चीज़ प्रेयर के दौरान आप इनको करा सकते हैं, पूरी की पूरी प्रेयर बच्चे ऑर्गेनाइज करें। इवन बच्चों को कह दीजिए कि भाई जो आपके जो न्यूज़ है वो न्यूज़ भी आप एडिटिंग करेंगे, सारा वो चीज़ करेंगे। और फिर एक बार उसको बोलने से पहले टीचर की ड्यूटी लगा दीजिए, उसमें सारा वो कर दें, उसको चेक कर दें कि हाँ यार सब ठीक ठाक है कि नहीं है। वो तो क्या हुआ, तो आपने केवल ठीक का काम किया, ठीक करने का, जबकि सारी चीजें तैयार किसने की, बच्चे ने। और जब आप उसको ओके करते हैं तो उन बच्चों में देखो कि कितना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, कितना इंटरेस्ट डेवलप होता है कि देखो यार मैंने जो किया वो बिल्कुल सही निकला और मैंने जो किया यार बहुत अच्छा है। और फिर उसको अप्रिशिएट कर दीजिए जब वो प्रेयर में बोल दें। इसी तरह से बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का दे दीजिए बच्चों को। तो इस तरह से जो है स्टेक होल्डर यानी इन बच्चों का जो हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की जो बात करते हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाती है। इसी तरह से उन बच्चों के अंदर जो कुछ भी जो एक्सपेक्टेशंस के जो हैं उनको सेट कराना है। एक्सपेक्टेशन सेट यानी जिसको हम गोल भी बोलते हैं, टारगेट्स भी बोलते हैं, तो उनको सेट कराइए। उनसे बातचीत जब आप करें कि भाई आप लोग स्कूल में अगर आ रहे हो तो क्या पर्पज है, किस लिए आ रहे हैं। तो बच्चे अपना टारगेट्स में सिंगल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सारी चीज़ें ये मैंने एकेडमी में आपको समझाया था, लेकिन यहाँ पर भी आप जो देखें स्टेक होल्डर्स हैं, तो इनको जब तक आप इस तरह से चीज़ें नहीं देंगे और वो बच्चा फिर उसको लिए क्या करेगा, फॉलोअप करेगा उस टारगेट को, है ना। तो कैसे फॉलोअप करना है उनको बताएं कि बेटे जब तक आप किसी भी चीज़ को खाली मानने से मांगने से नहीं, बात मन में समझ लिया हो गया काम, ऐसा नहीं होता। उन जो भी आपने माइंड में एक बार बिठा दिया
उसको निरंतर माइंड में एक बार बोलते रहना है, सोचते रहना है, लेकिन साथ में क्या करना है, उसके लिए एक्शंस जरूर करने हैं। जब तक आप एक्शंस नहीं करेंगे तो वो फलीभूत नहीं हो सकता, अटेन नहीं हो सकते। कहते भी है ना, उद्यमी नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथई और नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ते मुखे मृगा। वो खाली सोचे बैठे बैठे कि हाँ यार ये हिरन मेरी तरफ आ जाए, मेरी तरफ आ जाए, मेरी तरफ आ जाए, आएगा क्या? नहीं आएगा। वो आ भी रहा हो थोड़ी देर बाद भाग ही जाएगा वो। तो कहने का मतलब है कि जैसे हलचल पड़ेगी, तो कहने का मतलब क्या है कि मन में सोचना जरूर है, मनोरथ तो करना ही करना है, लेकिन मनोरथ के बाद कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कर्म भी कैसे? निरंतर निरंतर प्रयासरत रहना जरूरी है। तो इस तरह से बच्चों को आप जब तक इन चीजों को सिखाएंगे नहीं, तो वो ये जो स्टेक होल्डर, आपके जो प्राइमरी स्टेक होल्डर हैं, इन सबको जब तक आप इस सारी चीजें बताएं, स्कूल की जो बेहतरी के लिए उनको आप इन्वॉल्व करिए, उनके डिसीजन लेके कि देखो बेटा ऐसा है, ये इवन डेकोरेशन में आप इन्वॉल्व करते हैं। आप क्या करते हैं, उनको बनाने के लिए, चिपकाने करते हैं, अरे ये भी देख लीजिए ना कहाँ पर कौन सा लगना चाहिए, बेटा यहाँ पर क्या कर सकते हैं। क्लास में गए, बेटा अच्छा यार इस क्लास में देखो कैसे हो सकता है, अच्छा इसमें देखो कौन सा चार्ट है, क्या क्या लगा सकते हैं, इस पर इस दीवार में देखो खिड़की ऊपर इतनी जगह है तो इसमें क्या लगा सकते हैं। तो ये जब आप बातचीत करेंगे, आपने जाके कह दिया भाई ये लगाना है, तो उनको लगेगा कि बर्डन सा होगा। लेकिन आपने इसी बात को लगाना, आप वही चाह रहे थे, लेकिन आपने बातचीत के दौरान क्या बोला, बेटा यहाँ पर देखो कैसा लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं। अब ये आइडियाज किसके यहाँ से आ रहे हैं? अब बच्चों की तरफ से आ रहे हैं। तो क्या हो रही है, ओनरशिप आने लगी कि मेरी क्लास है, मुझे ये करना है, ऐसे करना है। और जब आपने ऐसा ठीक है बेटा फिर कब कर दोगे, वो कहेंगे हम 2 दिन में कर देंगे। अभी आपकी समस्या थी हफ्ता देते थे, 15 दिन में भी नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब वो बच्चे खुद ही करेंगे हम करेंगे, तो वो 2 दिन में खत्म हो रहा है काम। तो इस तरह से देखिए कि आपका काम कितना आसानी से हो जा रहा है। पॉज करना है। तो इस तरह से जो है आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरे हमारा जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड स्टेक होल्डर है, वो है हमारे टीचर्स। तो टीचर्स में स्टूडेंट के बाद जो दूसरा है वो है टीचर्स का। तो टीचर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीचर ही एक ऐसे हैं जिनसे हमारा सारा का सारा जो भी हम बच्चों के लिए करना चाहते हैं, स्कूल की जो सक्सेस पे जो भी करना चाहते हैं, वो सारी की सारी डिपेंड करेगी टीचर्स के ऊपर कि टीचर्स उस प्रोग्राम को, वो विजन, वो जो मिशन और हमारा है, उसको वो किस तरह से मिशन मोड में ले जा करके एग्जीक्यूट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बच्चों का जो फ्यूचर है और जो सक्सेस ऑफ द स्कूल है वो डिपेंड करेगा। तो टीचर्स के साथ क्या करना है, तो सबसे पहले आप ये इंश्योर करें कि टीचर के साथ, जैसे मैंने कहा था बच्चों के साथ कम्युनिकेट करिए, तो टीचर के साथ हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन को ओपन रखिए। यानी केवल डायरेक्शन देते रहना है टीचर्स को कि ये करना है, फलाना करना है, ऑर्डर निकाल दिया ऑर्डर बुक में, ये नहीं। वहाँ से अगर कहीं से किसी का कोई वैल्यूएबल सजेशन आ रहा है, कोई आपसे कोई बात बताता है, सपोज कई बार मैंने कोई प्लानिंग किया कि भाई ये ऐसे ऐसे करते हैं, और एक टीचर आपके पास आता है, नहीं सर इसमें अगर थोड़ा ऐसा बदलाव कर दें, तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम कहते हैं कि हम फ्लेक्सिबल बहुत हैं जी। फ्लेक्सिबल कैसे हैं? फ्लेक्सिबल वो व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि सर ये जो चीज़ आपने बनाई है इसमें थोड़ा सा ये अगर इंक्लूड किया जाए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, तो क्या आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो? क्या आप उस प्लान को चेंज करोगे कभी? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी का पहला गुण है एक्सेप्टेंस। अगर कोई कुछ कह रहा है उसको समझिए, एनालाइज करिए, और अगर वाकई अच्छा लग रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, बल्कि क्या है, जो मेरे स्टेक होल्डर हैं, जो प्राइमरी स्टेक होल्डर, जो बच्चे, उनके फ्यूचर से कंसर्न है। तो इसलिए तुरंत उस चीज़ को एक्सेप्ट करके हम उसको रखेंगे। तो ये पॉसिबल कब होगा? वो टीचर आपसे अपने छोटे छोटे वैल्यूबल जो आइडियाज़ हैं या वैल्यूबल पॉइंट्स हैं उनको आपको तभी शेयर करेंगे जब आपका 2 वे कम्युनिकेशन ओपन होगा। वो सारी चीज़ें अगर आपने अलाउ की हुई हैं तो देन एंड देन ओनली दे विल बी एबल टू टॉक टू यू, अदरवाइज दे विल नॉट टॉक टू यू एट ऑल। दूसरी बात, ये इसको और
इंप्रूव करने के लिए डेवलप गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द टीचर्स विद यू, यानी साथियों का साथियों के साथ, यानी टीचर्स का टीचर्स के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन हो, डेवलप हो। टीचर्स का हेड ऑफ स्कूल के साथ अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशंस हो। इसी तरह से बच्चों के साथ टीचर का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हों। ये चीज़ अगर आपने टीचर्स के अंदर डेवलप कर दी तो समझ लीजिए कि आधी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाती हैं। कोई भी बात किसी की भी जो है, जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी होती हैं तो वो रिलेशंस की वजह से वो आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द वे इन द सेंस कि समय नहीं देखेगा, मेहनत नहीं देखेगा, ये आउट ऑफ द वे कहलाते हैं। कि अगर देर हो रही है, घर जाने की देर हो रही है, कहता है कोई बात नहीं, फ्रेंड ने कोलीग ने कुछ कहा है तो तुरंत करूंगा मैं, उसको थोड़ी देर रोक लेगा। तो ये आउट ऑफ द वे है। तो ये तभी होगा जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप टीचर्स के अंदर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर होगा तो ये काम करेगा। इसी तरह से स्ट्रेंथ ऑफ द टीचर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द टीचर्स, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है, देखिए हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता। हर सब्जेक्ट के टीचर हैं, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल साइंस के टीचर को मैंने देखा है, उसकी मैथ्स बड़ी ज़बरदस्त है। अरे भाई, वो तो आप तो सोच रहे हैं, ये तो आर्ट साइड के स्कॉलर्स हैं, ये मैथमेटिक्स, लेकिन भैया अगर आप पहचाना हो अगर आपने, तो वो बताए कैलकुलेशन ऐसे मिनटों में करता हो, क्योंकि एक स्किल है डेवलप्ड उनके पास। तो किसी का कुछ भी हो सकता है, उनका इंटरेस्ट होगा मैथ्स में, या कोई और है आर्टिस्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर, और इतने बढ़िया सीनरी बना रहे हैं, इतने बढ़िया ड्राइंग बनाते हैं अपनी। ये कहाँ से पता लगेगा? ये जानकारी कैसे पता लगेगी? वो कोई एग्जीबिशन तो कर नहीं रहे जनाब। जब आप टीचर्स डायरी देखते हैं ना, वहाँ से झलक जाता है। आप ध्यान करिएगा, पहचान लीजिएगा। कभी बच्चों की क्लास कॉपी उठा लीजिए, वहाँ पर गुरुजी के कई रिमार्क्स दिए होते हैं, वहाँ से झलकता है कि इस टीचर की स्ट्रेंथ क्या है, इस टीचर की इंटरेस्ट क्या है, वो किस चीज़ की बातें करता है, वहाँ कलरफुल बना रहा है क्या है, या इसका मतलब एस्थेटिक सेंस उसका बहुत ज़बरदस्त है। अरे यूज़ करिए, एनुअल फंक्शन में यूज इंचार्ज बनाइए उसको। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने ये चीज़ कर डाली कि स्ट्रेंथ क्या है मेरे टीचर्स की, स्ट्रेंथ इनका इंटरेस्ट किस तरफ है, उसी हिसाब से उनका वर्क डिवाइड कर दीजिए, असाइन कर दीजिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर। तो इस तरह से आपका कि स्कूल जो है बहुत अच्छी तरह से चलेगा। ये आपकी स्मार्टनेस आनी चाहिए। उनके जो जब भी आप मीटिंग लेते हैं, तो मैंने फिर वही कहा कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं, मीटिंग में आप अपने आइडियाज़ बताने के बजाय पहले उनसे आइडियाज़ लीजिए। आपको बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, उन इश्यूज़ को देख लीजिए। तो बच्चों के जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उनके क्या आइडियाज़ होते हैं, तो टीचर्स की तरफ से बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं। मैंने बताया कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं भाई कॉमन होंगे, कुछ आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंसी नज़र नहीं आएगी, कोई बात नहीं, उसमें तब भी वेरी गुड बोलिए ना। वेरी गुड बोलने में क्या परेशानी भाई, ये बताओ तो सही। तो बोलिए, क्यों कि आज उसका आइडिया, मैंने फिर वही बताया कि अगर आज उसको एनकरेज कर दिया आपने, तो अगली बार वो दूसरा आइडिया जरूर देगा आपको, और हो सकता है अगली बार वाला आइडिया ही जो है वो वंडरफुल, जो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मैजिक करने वाला हो सकता है। तो इसलिए ज़रूर करिए। तो छोटे छोटे आइडियाज़ भी आएँ, जैसे भी आएँ, उनको सुनिए ज़रूर, उनको एनकरेज करिए, और फिर समराइज़ करके जब आप मीटिंग कंक्लूड करें, तो जो आपको सबसे अच्छे लगे, जो उसके वजह से आपको लगता है कि भाई ये ठीक है, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो उसमें बहुत सारे लोग फिर आपके, और फिर बता भी दीजिए कि भाई अगली बार हम इस तरह से और चीज़ें करें, थोड़ा और आइडियाज़ बेटर लाएं, तो इससे और अच्छी बात है। तो इस तरह से वो निरंतर जो है वो उनका जो क्या कहते हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ भी जो है डेवलप करती है। एक एनकरेज करना है ग्रोथ माइंडसेट अमंग द टीचर्स। ये ग्रोथ माइंडसेट क्या चीज़ है, यानी जो हमेशा ओपन रहे सीखने के लिए, ग्रोथ माइंडसेट उसे बोलते हैं हम। तो अगर आपके स्कूल के अंदर ऐसा माहौल हो कि हर व्यक्ति सीखने की लालसा के लिए बैठा हुआ है, तो नेचुरली क्या होगा कि उसका कोई पक्ष अगर वीक है, तो वो उसका ग्रोथ माइंडसेट की वजह से वो जब आप कोई चीज़ उसके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, एक दूसरे साथी कोलीग की बात भी करवाएंगे, चलो आप जरा इनसे बात कर लो,
तो वो उसको सहज स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद वो उसको गेन कर लेगा, और इस तरह से क्या होगा, उसका एक ग्रोथ बढ़ जाएगी, उसकी प्रोफेशनल स्किल्स जो है एनहांस हो जाएगी। तो इस तरह से ये ज़रूर आप करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर टीचर का माइंड शांत रहेगा, परेशानियों से दूर रहेगा, तो वो अपने पढ़ाने में फोकस करेगा, नेचुरली रहेगा। तो इसलिए जो भी उनके बेनिफिट्स हैं, सैलरी हो गई, एलटीसी हो गया, मेडिकल बिल्स हो गए, उसका जो सर्विस रिकॉर्ड जो आपका मेंटेन करना होता है, अगर उनके सारे काम समय से सुचारू रूप से हो रहे हैं, उनको कहीं ये नहीं जरूरत पड़ी कि यार मेरा वो रह गया, ये टेंशन नहीं रहेगी, तो उसका सारा का सारा फोकस क्या रहेगा, पढ़ाने पे रहेगा, बच्चों के वेलफेयर पे रहेगा, स्कूल के वेलफेयर पे रहेगा। इसलिए आप इस स्टेक होल्डर को बेहतर तरीके से इन्वॉल्व कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। जो टीचर्स का मैंने अभी स्टूडेंट वाली बात भी बताई थी कि टीचर्स को जब भी आप बातचीत करें, उनसे यही समझाएं कि भाई एक्शंस ऑफ द टीचर स्पीक मोर लाउडली देन योर वर्ड्स। तो ये बात उनके दिमाग में बिठा दीजिए ढंग से। तो भाई जो भी बात आपको बच्चों को करनी है, तो कोशिश करें कि उसको एक्टिविटी बेस्ड चीज़ों से बच्चों को सिखाएं। कोई भी चीज़ सिखानी है तो एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं, एक्टिविटी करके दिखाएं, कोई एग्जाम्पल्स लेके दिखाएं, किसी पर्टिकुलर लोगों का एग्जाम्पल दिखा दीजिए, स्वयं अपना एग्जाम्पल दिखा दीजिए, तो उसके चीज़ों का असर बच्चों पे ज़्यादा होता है और वो फिर बच्चे ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। जो टीचिंग लर्निंग आपका जो है वो बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, और स्कूल में नेचुरली आपको फिर किसी तरह से की जो रिजल्ट की चिंता या बच्चों की जो लाइफ स्किल्स की चिंता, उनके अंदर क्या वैल्यूज़ इनकलकेट हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं, उसकी चिंता, ये सब खत्म। अगर टीचर एक्शन से वो डेली समय से आ रहे हैं, क्लास में टाइम से जाते हैं, एकदम पढ़ाते हैं, उनकी चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं, कॉपी चेकिंग जब वो करते हैं, जिस दिन मंगाते हैं उस दिन तुरंत देते हैं और उसी दिन चेकिंग करके देते हैं, दूसरे दिन ही दे देते हैं, यानी टाइम से देते हैं चीज़ों को। तो बच्चा क्या देख रहा है कि मेरे सर क्या हैं, बहुत पंक्चुअल हैं, तो बच्चा भी क्या होगा, पंक्चुअल हो जाएगा, क्योंकि वो समझ रहा है उस चीज़ को, तो वो बोलने की जरूरत नहीं है उसको। टीचर वो देख रहा है मेरे सर क्या हैं, बहुत सिंसियर हैं, तो अपने काम के प्रति सजग रहते हैं, तो वो बच्चा भी क्या होगा, ड्यूटीफुल हो जाएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं कि ऐसा होना चाहिए। तो ये रोल मॉडल जब आप बना देते हैं तो टीचर्स को एनकरेज करें कि दे विल बिहेव एज ए, दे विल बिकम द रोल मॉडल फॉर देयर चिल्ड्रन। ये कोशिश वो करें, ये बच्चों को या टीचर्स को मोटिवेट करना है। टीचर्स के साथ एक मोटिवेशन और करना है कि जो कल्चरल हेरिटेज है, जो डिफरेंट कंजर्वेशंस की जो चीज़ें हैं, अब सोशल स्टडी वाले को हम बोले एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात करें, नहीं भाई जरूरी नहीं है, या साइंस वाला जो करे ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कहता हूँ हिंदी पढ़ाते समय भी तो हम कर सकते हैं, तो हिंदी पढ़ाने वाले भी आप बीच में बातचीत कर सकते हैं, कई टॉपिक्स आ जाते हैं। तो निरंतर उन बच्चों में इन चीज़ों का क्या करते रहना है, डिस्कशन करते रहना है, सिचुएशंस को देखते रहना है और उनको एनकरेज कर देना है कि इन चीज़ों को आप ज़रूर अपने बिहेवियर में लाएं, अपने डेली रूटीन के अंदर लाएं। टीचर्स के अंदर जैसे मैंने बच्चों को बताया कि एडॉप्शन की बात करो, हम वीक स्टूडेंट को अडॉप्ट तो करवाते हैं टीचर्स से, लेकिन कभी ये भी मोटिवेट करिए टीचर्स को कि भाई आप जो है, जैसे आप साइंस लैब है तो साइंस लैब के जो इंचार्ज है वो कहते हैं यार मेरी लैब है, देखिए उनका तो वहाँ एडॉप्शन है, वो एडॉप्शन क्या हो तो कंपलसरी हो गया ना, उनको इंचार्ज बना रखा है। लाइब्रेरियन कहता है मेरी लाइब्रेरी है, तो देखिए कितने जोर से बोलते, कोई आसपास कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहता है यार मेरी लाइब्रेरी है। तो ऐसे ही जो है आप टीचर्स से भी एडॉप्शंस के लिए मोटिवेट करें और वो अपने बच्चों को भी मोटिवेट करें आगे फर्दर एडॉप्शन के लिए। तो वो यानी ओनरशिप कि ये हमारा स्कूल है, ये मेरी क्लास है, ये हमारे बच्चे हैं। तो इस तरह की जब उनके अंदर ओनरशिप जब टीचर्स के अंदर आ जाएगी तो डेफिनेटली वो कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं देखेंगे कि समय देखा है। भाई जब अपने बच्चे के लिए जब हम करते हैं तो हम समय नहीं देखते, कोई थकान नहीं लगती, हमें कहीं कहीं परेशानी नहीं नज़र आती। तो इसलिए क्या है कि वो बच्चा जो भी है हमारे स्कूल में आए हुए हैं वो सारे के सारे उनको ओन करने की स्थिति है कि ये मेरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। तो इसलिए क्या होगा, हम उनको अच्छी तरह से
उनका केयर कर सकेंगे, उनके अच्छे जो उनका जो टारगेट है, जो गंतव्य उन्होंने बनाया, हम उनको वहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी अच्छा योगदान दे पाते हैं। तो ऐसा आप टीचर्स के अंदर इस भावना को ज़रूर रखिए। टीचर्स की जो ग्रोथ माइंडसेट तो आपने डेवलप करा दिया, लेकिन उस ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के बाद उनके लिए आपको ऑर्गेनाइज भी करनी पड़ेंगी चीज़ें। वो सीखना चाहता है, लेकिन कहाँ से सीखे, अपने आप से कैसे सीखे? तो इसलिए उसके लिए आपको वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करना, पीयर लर्निंग का एनवायरनमेंट डेवलप करना, मीटिंग्स क्या हिसाब से आप उसमें दौरान भी कर सकते हैं। आपका टीआईपी का पीरियड होता है, वहाँ फैकल्टी मीटिंग्स करें, वहाँ पर लर्निंग का देखें, उसमें आप खुद कभी कभी जाके भी वहाँ पर इन्वॉल्व करें। जैसे क्लस्टर मीटिंग जैसे होती हैं, आप लोग जाते हो सीएलडीपी की मीटिंग में कहीं आप जाते हो, वहाँ से कुछ आइडियाज़ ले आए, उनको वहाँ फटाफट अपना कर लीजिए। आपके मेंटोर टीचर्स आते हैं, उनसे बात करिए कि भाई इस सब्जेक्ट में ऐसा क्या कर सकते हैं, कि क्या करा जा सकता है बच्चों के लिए। तो उसकी मीटिंग जो है टीचर्स के साथ लगा के किया जाए, क्योंकि मेंटोर टीचर्स का जो एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उनके हिसाब से उसको, आपके टीडीसी हैं तो टीडीसी के हिसाब से भी क्या है उनको आप करें। आपके काउंसलर्स हैं, ईबीजीसीज हैं, कैरियर काउंसलर्स हैं, ये बच्चों के अंदर भी आप करें। बच्चों के अंदर जैसे आपने कहते क्या बनना है, कैसे करना है, तो उन बच्चों का भी आप जो है वो एक सेशन इन टीचर से, काउंसलर से, अगर आपके काउंसलर जो हैं वो 5 स्कूलों में एक होते हैं, एक हर स्कूल के लिए एक होना चाहिए, लेकिन अभी है नहीं, पर 5 स्कूलों में है, तो किसी दिन तो बारी आती होगी। और फिर यही नहीं, मैंने तो ये देखा है कि हमारे कई ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा अपडेट रहते हैं। मैंने बताया ना किसका इंटरेस्ट क्या है, किसमें कैसे, तो वो कैरियर काउंसलिंग वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इवन ईबीजी, कई हमारे ऐसे टीचर हैं जो ईबीजीसी से भी ज़्यादा अच्छी काउंसलिंग कर लेते हैं। क्यों? कि वो अप टू डेट रहते हैं, किस फील्ड में किस केस है, क्या क्या फील्ड है, नए नए फील्ड क्या क्या है, नए नए एवेन्यूज़ क्या आए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें वो लोग जानते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है और उन टीचर्स को आप जो है लगा दीजिए 2 पीरियड, उसके अगर 1-2 पीरियड एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं तो ही इंजॉयज इट और सी इंजॉयज इट वेरी नाइसली। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका पैशन है वो, और उसको यूज़ करने का अगर मिल जाए, बच्चों की हेल्प करने के लिए उनको मिल जाए, तो बहुत ही खुश हो जाते हैं वो। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर उसमें डेवलप करें। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है पेरेंट्स, 3rd नंबर का जो इम्पोर्टेंट जो है वो है पेरेंट्स। तो पेरेंट्स जो है भाई, आपको जब कभी भी आप देखते हैं कि हमने बच्चों को स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छे से हम चीज़ें करवा रहे हैं, टीचर्स भी बहुत पूरा ताकत लगाई हुई है, लेकिन अल्टीमेटली बच्चा कहाँ है? घर पर है। तो घर पर भी जो टाइम उसके पास है, क्वालिटी टाइम, अगर उसको वो सही तरह से नहीं निपटाए लगाए, तो फिर हमारा जो एफर्ट्स गए हैं वो एफर्ट्स कहीं ना कहीं कुछ कम रह जाएंगे, या उनकी तीव्रता जो है वो कम रह जाएगी, जो उसका इम्पैक्ट है वो कम रह जाएगा। इसलिए पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए सबसे पहला काम ये है कि जब भी पेरेंट्स आप मीटिंग करें, और नहीं तो स्पेशली बुलाएं, तो उनको अपना मिशन और जो आपका विज़न है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर दें। उनको ज़रूर बताएं कि हम ये चाहते हैं आपके बच्चे के लिए। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके बच्चे के लिए आप कुछ करना चाह रहे हो और वो आपकी बात ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी उस बच्चे के लिए लगा दी है। आपने कभी देखा हो, आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, हमने भी देखा है कि हाँ, वो अपने सामर्थ्य से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए करते हैं। यानी 3 लोग हैं जो अपने बच्चों से, जब कोई उनसे आगे बढ़ता है, यानी अगर बेटा पिताजी से आगे बढ़ रहा है तो ताली बजा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से टीचर, स्कूल में बच्चा टीचर से ज्यादा नंबर लेके आ रहा है, टीचर ने 12वीं में 60% लाए थे, बच्चा 90% ला रहा, टीचर वहां कूद के जो है ताली बजा रहा है। यही 2, और माता पिता और टीचर, ये 3 लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अपने से आगे बढ़ते हुए तालियां बजाते हैं और तारीफ करते हैं। और इसीलिए इन तीनों का जो स्थान है देवतुल्य होता है। आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। क्यों होता है? यही कारण है। फास्ट फ्रेंड भी होना, वो भी शायद क्या पता गच्चा दे जाए, चांस है वहां पर, लेकिन पिता
माता और टीचर, गुरु, ये तीन कभी भी क्या नहीं करेंगे, गच्चा नहीं दे सकते, यानी धोखा नहीं दे सकते। और ये हमेशा आपकी सफलता पे खुश होंगे, तालियां बजाते हैं, अनाउंसमेंट कराते हैं क्लास में। अगर किसी के बाई चांस नाम छूट जाए ना, अपने क्लास, आपके जो क्लास टीचर है उस क्लास के किसी बच्चे का नाम छूट जाए, एकदम जाके अरे सर जी वो भी है, वो भी है, मतलब क्या कमाल है। देखिए, तो ये इन तीनों के लिए जो है, देखिए, तो पेरेंट को जरूर आप इस बात को समझाएं, बताएं, और वो आपकी बात 100% सुनेंगे। इसके बाद देखें कि जो पेरेंट हैं, उन पेरेंट की भी नीड क्या है। वे देखिए, हमारे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, तो उनकी नीड क्या है। उनकी नीड ये है कि भाई बच्चे को पढ़ाना तो है ही है, साथ में उनकी नीड कई बार क्या होती है कि चूल्हा भी चलाना है, शाम तक मिलेगी कि रोटी की नहीं मिलेगी, ऐसे भी पेरेंट्स हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि शाम की रोटी के चक्कर में, या कल मिलेगी नहीं मिलेगी रोटी, आज बच्चे को स्कूल भेजूंगी नहीं भेजूं, इससे बढ़िया है कि इसको चलो शाम को मंडी में लगा दूं, ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं। तो आप, वो उनकी नीड है, आपने देख ली, लेकिन उन नीड को पहचान के, इंटरेस्ट पहचान करके आप उनसे बात करेंगे, और हमने किया है। और उसके बाद उस बच्चे को कहें अभी ऐसा नहीं लगाएं, बेशक एक दिन हम 2 रोटी की जगह 1-1 रोटी खा लेंगे, और वो पेरेंट तैयार हो जाता है। और ताकि उस बच्चे का जो है ना, 12वीं क्लास का बच्चा मान लो, और ऐसी स्थिति आ गई, तो वो कुछ 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल केवल भुगतना है, हल्का सा उनको झेलना है। और वो जो कष्ट सह लिया, तो समझ लिए 12वीं करने के बाद ये बच्चा अच्छी अर्निंग कर देगा। तो कहने का वो पेरेंट की समझ में आती है बात, तो इसलिए उसको जरूर बात करें, अपनी बात को रखें। तो पेरेंट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो आपका सपोर्ट नहीं करेगा। और हमारे टीचर्स भी कई बार सपोर्ट कर जाते हैं, फाइनेंशियल भी होता है कुछ है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसी स्थिति आती है। लेकिन ये तब आएगा जब आप उन टीचर से, उन बच्चों से, उन पेरेंट्स से बातचीत करते रहेंगे, तब ये स्थिति पता लगेगा, अदरवाइज नहीं होगा। कम्युनिकेट जरूर करना है, कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे पेरेंट हों। पेरेंट के साथ पेरेंट के साथ आप बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाते, मिल पाते, तो आपके साथ एसएमसी मेंबर्स हैं, आपके शिक्षा मित्र बनाए हुए हैं। 50 पेरेंट पे एक शिक्षा मित्र इसीलिए बना दिया क्योंकि एसएमसी मेंबर उतने कंप्लीट नहीं पढ़ते, कम पड़ जाते हैं, तो इसलिए शिक्षा मित्र भी बनाए हुए हैं। और नहीं तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए, रिक्वेस्ट कर लीजिए। बहुत सारे पेरेंट जो है ना, वॉलंटरी जो है ना, अपनी सेवाएं देने के लिए, समाज सेवा के लिए जो है तत्पर रहते हैं, तो उनको यूज़ करिए, उनको इन्वॉल्व करिए अपने स्कूल के लिए। और अच्छे काम के लिए हमेशा जो है ना, पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है। ये जब हमने देखा भी है, और ये प्रूवन फैक्ट है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ जो है वो कारवां बनता चला जाता है। तो इसलिए उसको आप हेजिटेट ना करें, उनको यूज़ करें, बिल्कुल अच्छी तरह से करें। पेरेंट्स के अंदर जो है उनकी कई बार ट्रेनिंग की जरूरत भी होती है। ट्रेनिंग की जरूरत कैसे होती है कि उनको समझ, मैंने बताया ना फर्स्ट जनरेशन जो है लर्नर जनरेशन है ये, तो उन्होंने इन बच्चों के लिए आपको कहीं से बाहर से नहीं मिल पाएगा, हम ही को सब कुछ करना है। तो इसलिए उन पेरेंट्स की भी अगर कहीं पर ट्रेनिंग करानी जाए, कहीं पर उनकी वर्कशॉप कराई जाए, तो वो भी आप अरेंज कराएं। क्यों कि उनको पता ही नहीं है, अज्ञानता ही मेरी परेशानियों का कारण है, ये बेसिकल है। तो अगर उनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए, जहां से वो चीज़ आप चाहते हैं कि भाई ये इस तरह का काम करें, लेकिन वो कर क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको अभी ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए उनके लिए भी आप सेशंस अपने स्कूल में डेवलप करा सकते हैं। मैंने बहुत सारे कराए हैं, मैंने हेल्थ पे कराए थे। मैंने जब मैं आरपीवी में था तो मैंने वहाँ पर 6ठी क्लास में एडमिशन्स के लिए बच्चे दिक्कत होती थी, नहीं मिल पा रहे थे मुझे, तो मैं एमसीडी के स्कूल्स में गया। वहाँ से मैंने एमसीडी स्कूल्स में जो उन्होंने कहा कि भाई जो, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट बेस पे था एग्ज़ाम 6ठी में आरपीवी में, तो मैंने एमसीडी स्कूल में जाकर हर सेक्शन में कहा कि जो आपके 10 बच्चे जो टॉप ऊपर वाले हैं, 10 बच्चे, उनका मुझे एड्रेस और कम्युनिकेशन का नंबर दे दीजिए। फिर मैंने अपने टीचर से बात करके उन पेरेंट्स से कम्युनिकेट किया और उनको सारी बातें, उनका एक वर्कशॉप कराया अपने स्कूल में 3 दिन कि कैसे पेपर है, क्या होता है, क्या नहीं है। और धीरे धीरे करके उन टीचर ने उनको सारी चीज़ें बताई कि पेपर कैसे करना होता है, क्योंकि 10 क्यों छाटे मैंने मैक्सिमम, इसलिए कि एक बार ट्राई करके देंगे, ये इनकी समझ में आया, वो बच्चे शायद कर पाएँ, इसलिए उनको बुलाया। और उस साल मैंने काफ़ी बच्चे
उन एमसीडी स्कूल में से वहाँ पर एडमिट हुआ है। पेरेंट बहुत खुश हुए। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो उनके अगर वर्कशॉप नहीं कराते तो शायद वो बच्चे उस तरह से उतना परफॉर्म नहीं कर पाते, वो बच्चों को उतना सपोर्ट नहीं कर पाते। तो ये एक छोटी सी बात है कि पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन करना और उनके साथ उनके लिए वर्कशॉप करना, उनको बताना कि क्या चीज़ें कैसी हैं। अज्ञानता है ना, नहीं जानते वो, इसलिए उनको इसलिए नहीं कर पा रहे वो। ऐसा कैसा नहीं कि करना नहीं चाह रहे वो, करना चाहता है। हर एक अपने बच्चे को अच्छी पोजीशन पे देखना चाहता है। जैसे मैं चाहता हूं तो मैं दूसरा इंसान भी चाहता होगा ना। ऐसा कोई ऐसा थोड़ी कि भाई वो कहता नहीं नहीं मेरा बच्चा कुछ ना बने, तो हमेशा चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? अज्ञानता की वजह से नहीं कर पा रहा है। इसलिए उनके लिए भी अगर आप कोई सेशन डेवलप कराएं तो उनको आप करा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से करा सकते हैं। इसी तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो आपकी जो है लोगों को हायर कर सकते हो आप। उन्हें कई बार आप देखेंगे कि भाई जो इन्हीं पेरेंट में से बहुत सारे ऐसे पेरेंट मिल जाएंगे जो उन्हीं पेरेंट को गाइड करने के लिए भी आपको अलग से लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उनमें से वो कर देंगे। तो इस तरह से चीज़ों उन्हीं से हायर भी कर सकते हैं आप और उन्हीं में से उनको कर भी सकते हो। तो इसी तरह से अब अगला जो आता है हमारा, जो कुछ मिसलेनियस कैटेगरीज के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो डिफरेंट वाले, उनको हम अब बात करते हैं। तो ये मेन जो 3 थे, पहला नंबर 1 स्टूडेंट था, सेकंड में टीचर्स थे और तीसरा था पेरेंट। अब चौथा कह सकते हैं हम एक मिसलेनियस में। तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो जो हमारा जो डिफरेंट वो हैं हेडक्वार्टर लेवल पे आपके जो है किसी जैसे पीडब्ल्यूडी भी आता है, तो आप एक दिन इंजीनियर साहब को भी बुला दीजिए ना। इंजीनियर साहब को हम कंप्लेन पे तो जरूर भेजते हैं कि देखो जी वहाँ नल नहीं चल रहा, वहाँ टूट गया, वहाँ सीमेंट गिर गया। वो भी सोचते हैं यार ये तो रोज जो है ना, मतलब बुरी बात के लिए बुलाते हैं, रोज कंप्लेन के लिए बुलाते हैं। लेकिन अगर आप किस दिन एनुअल डे मना रहे हैं तो एनुअल डे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को उस दिन बुला दीजिए ना, और उस दिन बच्चों के बीच में उनके थोड़ा 2 बातें रखवा दीजिए। तो उस दिन देखने से उनको लगेगा कि देखिए ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं और ये हमारे विद्यालय में भी आते हैं और हम भी। तो कई बच्चों के मन में उस दिन धारणा बनेगी कि यार मुझे भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनना है। तो ये आपके कहने से नहीं हुई, ये केवल मात्र आपने उनको वहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया, वहाँ से हो गया। जेई साहब को बुला दीजिए, एई साहब को बुला दीजिए। इसी तरह से आप जो है हेल्थ में, आप जैसे बच्चा कभी गिर जाता है हम तुरंत भागते हैं हॉस्पिटल में, पड़ोस में। कई बार तो हमारे बगल में ही जो है ना डॉक्टर साहब, कई हमारे ऐसे भी होते थे। मैंने तो वहाँ सुल्तानपुरी में इतना अच्छा था वहाँ कि एक क्लिनिक थी और मैं वहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी उन बच्चों को करा देते थे बेचारे। तो कहने का मतलब है कि जैसे किसी भी फंक्शन हम कह सकते, एक दिन प्रेयर में उनको बुला देता, तो प्रेयर में बुला दिया तो डॉक्टर साहब आए, अरे वो भी जान देंगे डॉक्टर साहब। तो देखिए डॉक्टर साहब यानी देखने से ही उनको बच्चों के, कई बच्चों के मन में आता है कि यार मुझे भी डॉक्टर बनना है। तो यानी ये क्या है, ये अपने आप काम कर रहा है। एरिया के अंदर जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको आप कर सकते हो, बुला सकते हैं। किसी दिन पेरेंट बुलाया उस दिन उनको बुला दिया, किसी दिन जो है बच्चों के लिए कर दिया। जरूरी नहीं कि पूरे स्कूल के बच्चों के लिए करना है। अरे भाई 6ठी क्लास के पूरे 5 सेक्शन है, एक दिन उन्हीं का करा दीजिए ना एक सेमिनार, उस दिन उनको बुला लीजिए, कोई एजुकेशनिस्ट को बुला दीजिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो है आपका एसएमसी मेंबर हैं, आपका जो सोशल वर्कर हैं, एनजीओज हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको आप बुला करके उनसे कुछ बातचीत से कोई इश्यू पे बात करा दीजिए, क्लीनिनेस पे बात करा दीजिए। बहुत सारे इश्यूज होते हैं वो आपको, जैसे आपका कई एरिया ऐसे हैं जहां सब्सटेंस अब्यूज की प्रॉब्लम होती है, बच्चे गुटखा छैनी फैनी पता नहीं क्या क्या खाते हैं, तो उसको भी आप किसी ने एक टॉक करा दीजिए उनकी, तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। कैंसर्स वगैरह के लिए बहुत सारे आते हैं, माउथ कैंसर का विशेषकर तंबाकू की वजह से आता है, वो प्रोग्राम करने के लिए लालायित रहते हैं, हम उनको नहीं करा पा रहे, बुला दीजिए करा दीजिए। तो आप कभी यार सोचें कि भाई इससे हमारा टाइम खराब हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप पेरेंट्स को बुलाएं, पेरेंट्स को इस तरह से बुलाना है कि आप ठीक 12 बजे बुलाएंगे तो नहीं होगा, या 11 बजे बुलाएंगे नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, उनका नीड क्या है कि आज की दिहाड़ी कमाना। तो ऐसे टाइम आप बुलाएं जिसके उनकी दिहाड़ी खराब नहीं हो। अरे सुबह 7 बजे का स्कूल लगा तो सुबह बुला दीजिए, शाम को आपकी है तो इवनिंग स्कूल है तो 6 बजे बुला लीजिए, 6 से आधे घंटे का भी करा दिया आपने तो आ जाएंगे। तो जब हमारे को समस्या ये होती है कि जी पेरेंट नहीं आता, पेरेंट क्यों नहीं आता, क्योंकि हमने एक बार हल्का सा कैजुअल लिया और होगा नहीं। जब आपको निरंतर ये चीज़ें कराते रहेंगे, बच्चों के बीच में आता रहेगा, बातचीत करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका एक
एनवायरनमेंट बन जाएगा कि भाई यहाँ तो ये चीज़ें होती रहती हैं, मुझे जरूर जाना है, पिछली बार मेरे से मिस हो गया था, इस बार मुझे जरूर जाना है। वो पेरेंट ही आपस में खुद बातचीत करते हैं कि यार वहाँ तो इतनी अच्छी चीज़ें सिखाई वहाँ, और कई अब तो मेरे हस्बैंड भी समझ गए, अब वो उन्होंने भी इसको गुटखा खाना बंद कर दिया। अब बताओ, एक इंसान ने गुटखा खाना बंद कर दिया, समझ लो आपने इस छोटे से आधे घंटे के प्रोग्राम की वजह से। आप ये मत सोचो ना कि अगर आपने 50 बुलाए 50 के 50 पे असर आ जाएगा, अरे नहीं भाई, एक पे भी असर आ गया तो समझ लो आज का काम जो आपने आधे घंटे का सेमिनार बुलाया था वो आप सक्सेसफुल हो गए। कितने लोगों को आपने एक परिवार को आपने बचा दिया, उसके आगे कितने लोगों को आगे वो बढ़ेगा, उस परिवार जब बढ़ेगा आगे तो कितने लोगों को उसका फर्क पड़ेगा। तो इतना अच्छा पुण्य का काम आपने कर दिया, इसलिए इसको करते रहना है। एकेडमिशियंस बुला लीजिए, कभी कभी जो है आस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं, कई बार जो हैं रिटायर्ड लोग हैं उनको बुला लीजिए, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं उनको बुला लीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर बुला लीजिए, अपने बगल के स्कूल में से बुला लीजिए, कहीं और से बुला लीजिए, दूसरे निगम से बुला लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किसी पब्लिक स्कूल के टीचर प्रिंसिपल को बुला लीजिए, आने को तैयार हो जाते हैं लोग, खूब होते हैं। तो इसलिए जो इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट आपके स्कूल में होगी, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस में रखिएगा। ये नहीं कि 6 महीने में एक बार हो गया, डिफरेंट शेड्यूलिंग करके और उनको अपना प्रोग्राम चॉकआउट करके आधा घंटे का रखिए, कोई ज़्यादा की जरूरत नहीं है, बट इन्वॉल्व करिए उनको, इन्वॉल्व करिए। और इस तरह से देखिएगा कि एक पूरा जो एनवायरनमेंट स्कूल का डिफरेंट हो जाएगा, आपके स्कूल की रेपो डिफरेंट हो जाएगी, और सब लोग जो कम्युनिटी के अंदर ये मैसेज चला जाएगा कि दिस स्कूल इज समथिंग डिफरेंट। कहते हैं ना, इट्स हॉट एंड स्वीट, इट्स डिफरेंट। मैगी की ऐड जो आती है क्या आती है, इट्स हॉट एंड स्वीट, इट्स डिफरेंट। यानी डिफरेंट क्यों होते हैं? पीपल आर नॉट बॉर्न डिफरेंट, हाउ दे आर डिफरेंट, बिकॉज देयर एक्शंस आर डिफरेंट। सो जब आपके स्कूल में ऐसा कुछ चल देगा जो अलग लोगों से हटके होगा तो आपका स्कूल बिल्कुल डिफरेंट कहलाएगा, और इसलिए आपका स्कूल के अंदर कोई सक्सेसफुल ना हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।